नमस्कार, मैं अभिनव त्रिपाठी और आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं मेरे अपने YouTube अभिनव त्रिपाठी के ऊपर। और नॉकआउट नाम के इस शो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नॉकआउट क्या है। तो हम सब हजारों हजार टीचरों की कहानियां सुनते हैं, हजारों हजार लेक्चर्स देखते हैं, और ख़ास तौर से पैंडेमिक और महामारी की इस दौड़ में जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा हमारा हाथ संभाला है, जिस कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा हमारा साथ दिया है, वो अनडाउटेडली टीचर्स और डॉक्टर्स की ही रहेगी। और डॉक्टर बनाने वाला टीचर अगर आपका हीरो हो तो मेरे हिसाब से उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। नॉकआउट के इस शो में आज हमारे बीच में रोहित गुप्ता सर, जिन्हें हम फेमसली रोहित गुप्ता फिजिक्स क्वांटम के नाम से जानते हैं, वो हम आज हमारे शो पर हैं। रोहित सर, स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे अपने शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर। और आपको तो हम पहले से भी जानते हैं। जी ठीक है। सर। एंड जब मेरे पास आपने कहा कि सर हम आपका मतलब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और इस तरीके से इंटरव्यू करना चाहते हैं, जी सर। एंड आई वाज कि सर मुझसे ठीक है, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आपसे हम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके शो पर आकर। तो रोहित सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले दो तीन चीज़ें छोटी छोटी बता दूं। एक तो हमारा ये जो शो है सर, ये बिल्कुल इंटरव्यू शो नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल एक फ्री विली कन्वर्सेशन होने वाली है, जिसको स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम बाद तक भी इसको एंजॉय करने वाले हैं। जब भी वो कभी बोर होंगे, परेशानियों में होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये शो देखकर वो मोटिवेशन उठा सकेंगे। और जहाँ तक आपने बात कही आपको बुलाने की, अनडाउटेडली मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। इससे मेरे को दो आसानी हुई। पहली ये कि मैं आपका व्यक्तित्व जानता था कि आप एक बड़े अच्छे टीचर होने के साथ साथ एक बड़े बेहतर इंसान भी हैं। और सेकेंडली मैं आपका फिजिक्स को लेकर जो प्यार है वो भी जानता हूँ। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने शो पे पहले, खासतौर से गेस्ट में नहीं बुलाना चाहता था, पहले गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाना चाहता था, जिसको फिजिक्स पॉपुलैरिटी में मिली हो, जिसके लिए फिजिक्स जो है वो हासिल की गई हो और मेहनत से हासिल की गई हो। तो उसमें जो नाम मेरे दिमाग में सर सबसे पहले आया और जो रीचेबल था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अनडाउटेडली जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन जो मेरे लिए रीचेबल था वो सर आप थे। और मैं बहुत अच्छी बात मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि जो ये देख रहे हैं, कि रोहित सर जितने अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं ऑन स्क्रीन, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं ऑफ स्क्रीन। मैंने इनको एक बार बोला, इन्होंने बोला यस, व्हेन वी कैन डू इट, व्हेन वी कैन डू इट। तो रोहित सर, शो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ना, सबसे पहला सवाल। शूट सर, शूट। ठीक है, शूट कर दे सर। तो सबसे पहला सवाल जो आपकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है वो ये है कि अगर आपको आपकी लाइफ में किसी एक चीज को चूज करना पड़े, ठीक है, किसी एक चीज को चूज करना पड़े, तो क्या वो टीचिंग का प्रोफेशन होगा, ठीक है, या वो फैमिली होगी, या वो दोस्त होंगे सर? तो फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट। उससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। राइट। ठीक है। कहते हैं कि भैया अगर आपको सोशल सर्विस भी करनी है तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम। राइट तो सर। पहले अपना घर सुधारो, ठीक है क्या ना, बात है। उसके बाद आप समाज सुधारोगे, ठीक है राइट ना, सर। उसके बाद अपना देश सुधारोगे। क्या ठीक है। बात। तो फैमिली फर्स्ट है, नो डाउट अबाउट इट। और फ्रेंड्स एंड अगर टीचिंग की मैं बात करूं तो आई थिंक ये डिसीजन तो हम ऑलरेडी ऑन द लाइन ले चुके हैं। राइट। ठीक है। जब हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कदम रखा, हाँ। ठीक है, तो आपको पता ही है कोचिंग इंस्टीट्यूट में सैटरडे और संडे की छुट्टी मिलती ही नहीं है। वो हमारे सीनियर्स और बॉसेस कहते थे कि अरे इसी दिन तो सारे पेरेंट्स फ्री होते हैं। उस दिन तो आना ही आना है। ठीक है? और सारे के सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें बुला बुला कर थक जाते थे कि भैया शनिवार को आ जाओ, संडे को आ जाओ। Right. और हम कहते भैया किसी भी दिन बुला लो, इस दिन नहीं आ सकते। इस दिन तो हम बिल्कुल नहीं आ सकते। तो ये तो जिस दिन हमने टीचर बनने का फैसला किया था, Right. ठीक है ना, उसी दिन ये फैसला हो गया था कि हमने भैया टीचिंग को पहले चुन लिया है। टीचर बन चुके हैं तो बन चुके हैं, अब बच्चे ही हमारे दोस्त हैं और बच्चे ही सब कुछ है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स तो देखो जरूरत में और क्या नाम है, कभी मौका मिलता है मिलने का तो वही एक्वेंटेंसेस रह जाते हैं। फोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप से बात हो जाती है थोड़ी बहुत, उतना ही रह जाता है। अब सुबह स्टार्ट होती है टीचिंग से, खत्म होती है टीचिंग से, रात में ख्वाब आता है बच्चों का। यही जिंदगी है तो हमारी अब। सर, ऐसा नहीं होता कि कभी कोई दोस्त बोल दे या नाराज हो जाए कि यार रोहित तू यार सैटरडे को भी नहीं आया, हमने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की थी? जनरली होता ही होगा सर। और बहुत आप? नाराजगियां झेली है, बहुत नाराजगियां झेली है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक चीज लूज करते हो तो आप एक चीज गेन भी करते हो। तो मुझे हमारे इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, आप जैसे दोस्त भी मिले मुझको। ठीक है ना।
और क्योंकि आप भी उसी दिन बिजी होते हो जब हम बिजी होते हैं। तो लड़ाई का कोई चांस ही नहीं है। नहीं तो फ्री भी तो होते हैं उस दिन। तो राइट। आप लोगों के साथ हम बिल्कुल उठते बैठते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल डेफिनेटली चेंज हो जाता है। कॉलेज के जो दोस्त होते हैं उनसे बहुत मुश्किल, अगर ये वो लोग भी ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि भैया वो सही कह रहा है रोहित की, भैया हमसे बहुत उसने मीटिंग्स कैंसिल करी और हम मिलने जाते थे, रोहित आ नहीं पाता था। राइट। तो काफी बार होता था ऐसा, पर क्या कर सकते हैं। राइट। सर रोहित सर, ऐसे मतलब जैसे कि एक और मेरे दिमाग में एक बढ़िया सवाल आया कि जैसे हम लोग पहले बचपन में क्रिकेट मैच आता था और हम अपनी क्लासेस में होते थे, ठीक है, तो रहता था कि यार जल्दी से 2:30 बजे की बेल बजे और छुट्टी हो जाए और बस मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिल जाए, नहीं सर? अभी अभी ऐसा होता है कि आपकी कोई क्लास चल रही है और आपका कोई इंपॉर्टेंट शो या कुछ फेवरेट वेब सीरीज या कुछ बढ़िया लॉन्च हुआ या क्रिकेट मैच आईपीएल या कुछ आ रहा है और आपकी क्लास चल रही है और आप क्लास के बीच में ही नीचे से फोन लगा के क्या हो रहा है? ऐसा ऐसा करते हैं आप सर? आजकल देखो, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है ना। हम तो पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे बताते सर आरसीबी के अंदर वो जीत चुका, वो हार चुका है, ये तो चल रहा है। सर आरसीबी के अंदर, सॉरी टू से, बट आरसीबी के अंदर हमेशा हार ही आती है सर। और बच्चों को हमें लग रहा है पढ़ लो और फिर भी पीछे पूछता है स्कोर क्या हुआ है। बच्चे मतलब जो है वो मल्टीटास्किंग करते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, साथ में मैच भी देख रहते हैं। हाँ। पूरे मैच में कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते ही होते हैं हाँ। जो साथ में मैच साथ में चालू करके देख रहे होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में बता रहे होते हैं। हाँ, उनको जितना मर्जी बोल लो वो अपडेट देते ही रहते हैं कि सर क्या हो रहा है। अच्छा सर, यही तो फन है ना, मतलब ये बिहाइंड द सीन जो आपकी लाइफ का है, यही स्टूडेंट्स बेसिकली जानना चाहते हैं। और यही मतलब मैं पहले 10 मिनट में कह सकता, पहले 6 मिनट ही हुए हैं, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा शो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। जो मैं बातें निकालना चाहता था वो आ रही हैं, कि कहीं ना कहीं टीचर भी अंदर से चाह रहा होता है कि ठीक है मैं कितना भी रोकूं लेकिन कमेंट बॉक्स में तुम मत रुकना। दो चीजें, मतलब कहीं का ओवर हो जाता है तो हमें लगता है बच्चे को फोकस करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। कभी कभी होता है कि माहौल को लाइट करने के लिए हम खुद ही इनिशिएट करते हैं कि नहीं बच्चे बताओ क्या चल रहा है, और भी बताओ। तो वो बैलेंस है जो हमें बनाना पड़ता है और बच्चों के साथ वो कनेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन हमारी एडवाइस तो यही रहती है बच्चों से हमेशा, भैया अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अभी तो 2 साल है, जितना पढ़ना है पढ़ डालो अभी, उसके बाद तो भैया आगे जिंदगी में एंजॉय करना। एक और चीज़ सर जो मुझे लगती है पर्सनली, कि हम फैकल्टीज से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट भी की जाती हैं कि ये आदमी है, ये कभी छुट्टी नहीं मारेगा, बच्चा छुट्टी मार सकता है, हम नहीं मार सकते, हमें रेगुलरली क्लास में जाना ही जाना है। कभी ऐसा हुआ सर कि मतलब आप क्लास में जा रहे हो और मन ना हो, ये जैसे मैंने बताया कोई फेवरेट शो आ रहा हो या कहीं इंपॉर्टेंट जाना हो, भाभी जी का प्रेशर हो, ठीक है, और आप कह रहे हो कि यार आज कैसे मना करूं, तो आपने बना दिया आज बड़ा पेट दर्द हो रहा है, किसी और टीचर से क्लास करा लो, ऐसा कभी होता है सर? बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चा आ गया है तो बच्चा तो आ गया है, उसको तो टीचर चाहिए ही चाहिए, आप नहीं तो कोई और। अब आप अगर बार बार ये करेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा टीचर ये बोलेगा कब तक मैं, तो ठीक है अगली बार मैं मारता हूँ, अगली बार तुम जाओ। और तो हम चाहकर भी ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हाँ मन नहीं होता, आपको फिर भी क्लास में जाना होता है, और ये बहुत ही मतलब एक पेन स्टेकिंग जॉब है, मतलब फिजिकली बहुत आपसे ये लेता है, क्योंकि आपको खड़े होना पड़ता है, 2 घंटे कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, एनर्जी से बोलना पड़ता है, एनर्जी डालनी पड़ती है, ठीक है। तो इट्स अ जॉब जिसके अंदर आपको मतलब काफी 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 इनपुट्स डालने पड़ते हैं, फिजिकली भी डालने पड़ते हैं, मेंटली भी डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली परेशानियों में हो तो कई बार वो क्लास में भी निकलता है, ठीक है ना। क्लास में आप चाहते हो बच्चा देखते बोलते आज आप मूड में नहीं लग रहे, आज तो लगता है कुछ भाभी जी से जो है वो आज तो, लगता है पराठे आप ही बेल कर आए हो। और फिर बच्चों को हम भी डांट देते हैं, क्या करते हो। इट्स अ चेन ऑफ स्कोल्डिंग ना, हमें ऊपर डांट पड़ती है, मुझे डांटते हैं, राइट, तो फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। बट वी हैव टू बी प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल बनना पड़ता है हमें, और इसका एक कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। आप अपनी लाइफ में बहुत उलझे हुए होते हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि जो आपको बहुत डिप्रेस कर रही होती हैं, एंड देन यू एंटर इनटू द क्लास, और आप क्लास के बीच में खो जाते हो, और उसमें फिर आप अपनी सारी चीजों को जो उस क्लास के बाहर की चीजें हैं उसको भूल जाते हो, और आपको लगता है कि बस यही दुनिया है, इसमें बच्चों को पढ़ाना है, इसमें एकदम डूब जाओ, इसमें एकदम डूब जाओ, और तब जो रस आता है और आप लो एनर्जी से एंटर करते हो और हाई एनर्जी से बाहर निकलते हो, मतलब 2 घंटा क्लास पढ़ाने के बावजूद जब आप बाहर निकलते हो तो आपकी एनर्जी चरम सीमा पर होती है, तो
ऐसा होता है कई बार। सर तो कभी एक और सर इसी से मतलब मिलता जुलता जवाब सवाल है, कभी दूसरे फिजिक्स के फैकल्टीज की क्लास देखते हैं आप चाहे तो नाम ना बताएं, लेकिन क्या आप क्लास यस मैं देखता हूँ, केवल फिजिक्स की नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट में भी देखता हूँ। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि आई वांटेड टू नो, आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि किस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ अ फैकल्टी इज फेमस, राइट, देयर हैज टू बी सम ट्रेड्स बिहाइंड इट, राइट, ठीक है ना। उसके पीछे कुछ ट्रेड्स होंगे। जैसे अभिनव जी आपके बारे में बात करें तो आपके बोलने की शैली इतनी गजब है, इतनी गजब है कि बच्चा जो है आपके मतलब मुंह पे पड़े बिना रह ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मतलब इसके लिए मैंने सर को काजू कतली खिलाई थी। शुक्रिया सर। हाँ हमारे पास जो आप खा रहे थे। नहीं, टू बी ऑनेस्ट सर, बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं जो बहुत ही मतलब फेमस हैं, तो उनके उनके पढ़ाने के स्टाइल में, उनके बच्चों से कनेक्ट करने के स्टाइल में, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो कोई फेमस हुआ तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही फेमस हो गया, मतलब ये दुनिया है, किसी को ऐसे रिवार्ड नहीं करती है, ठीक है ना। अगर उसको वो रिवॉर्ड मिला है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो आपको तो ऑब्जर्व करना है और वो सीखना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सबको देखता रहता हूँ। बहुत समय तो मुझे नहीं मिलता है क्योंकि मैं खुद अपने ही लेक्चर्स में रहता हूँ, बट जब भी मुझे समय मिलता है, कुछ अच्छी चीज दिखती है, तो मैं उस अच्छे पर्सन दिखते हैं, मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और वो चलो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अभी ऑनलाइन में मैंने ज्वाइन किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने कहा तो मुझे याद आया। तो मेरा एक फेमस कॉमेडियन है बिस्वा कल्याण रत्न। अरे बिल्कुल। सही। मैंने जो है वो क्या नाम है ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया, ठीक है ना। तो मैंने देखा यार कि बहुत सारे लोग जो है अपने क्लास में बहुत फनी होते हैं, एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी सीरियस टीचर, राइट। मतलब मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में आई यूज्ड टू बी अ वेरी सीरियस टीचर, एंड आई वाज लाइक यार बच्चों से कनेक्ट अगर करना है ना, इतने मास स्केल पे कनेक्ट करना है, तो यू नीड टू बी अ लिटिल फनी इन द क्लास, राइट। सो फ्रंट रो के ऊपर एक फ्रंट रो ऐप है, ठीक है ना, उसके ऊपर बिस्वा कल्याण दत्त ने अपना जो है कोर्स निकाला, ठीक है, हाउ टू बी फनी, हाउ टू बी फनी, राइट। सो मैंने बकायदा उसका सब्सक्रिप्शन लिया उसके। ये देखिए नॉकआउट के पहले शो पर। जी रोहित सर प्लीज कंटिन्यू। तो आई वाज लाइक कि I need to learn, it's not only कि मुझे केवल फिजिक्स पढ़ाना सीखना है, I need to connect with my audience as well, ठीक है ना। और उस ऑडियंस से कनेक्ट होने के लिए मेरे पास जो जो ट्रेड्स होने चाहिए, ये मैं पहला सीक्रेट बता रहा हूं, मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया अभी तक। अरे यार आपने उगलवा लिया ये बात। अरे गजब। इसके लिए मैं मेरी टीम से अप्रिसिएशन ले रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल। तो मैंने उसके सब्सक्रिप्शन डाउनलोड किया, उसके मैं अभी लेसन्स देख रहा हूँ, ठीक है। और एक उसके पीछे की जो फिलॉसफी है समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक अगर आपको सीखना है तो यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम अ कॉमेडियन एज वेल, राइट। क्योंकि बिस्वा कल्याण दत्त अगर फेमस हुआ, बिस्वा कल्याण दत्त मेरा फेवरेट बना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, ठीक है, जो मुझे इंस्पायर करते हैं और मैं चाहता हूँ ट्रेड्स मेरे अंदर भी आए। तो देयर इज नो हार्म इन दैट, एग्जैक्टली। मैं देखता हूँ या फिर मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि 2012 से मैं एक बहुत बड़े शायर को बहुत फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आप नाम भी जानते हैं। कई बार आप लोग वैसे मेरे को नाम भी देते रहे हैं। तो मैं कुमार विश्वास जी को बहुत फॉलो करता था, बहुत स्टार्ट से ही फॉलो करता था। हाँ 2015-16 में मतलब वो एक ऐसा शायर है जो आपको समझा सकता है कि आपको शायरी समझनी कैसी है। एक बार आपको समझ में आ गई तो आप कुछ भी पढ़ो। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, लेकिन वो जो आम भाषा के जो शायर हैं वो मैं क्लास में खड़ा होता हूँ तो कई बार रिलेट कर पाता हूँ। अभी जैसे कोरोना की महामारी में सब लोग परेशान थे, या मुनव्वर राना साहब का कई बार शेर याद आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं क्लास में जाके क्या करोगे, तो एक दिन मैं ऐसे क्लास में जा ही रहा था, मैंने बोला वक्त आने पर हम तुम्हें बतला देंगे आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो ये लोग जो है, ये जो इन्फ्लुएंसिव लोग होते हैं जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉपुलर होते हैं, उनके पीछे वाकई रोहित सर जैसा कि आपने कहा कुछ ना कुछ ट्रेट होता है।
तो आपके पीछे अब वो क्या ट्रेट है, मतलब आपने बता दिया कि आपने कहाँ से सीखा या क्या सीखने की कोशिश की, बट आपका अल्टीमेट अपने अंदर भी कुछ ट्रेट होगा जिसकी वजह से आप लिखते भी हैं रोहित गुप्ता फिजिक्स क्वांटम। सर का ये यूट्यूब चैनल भी है, फॉलो करिएगा। तो ये मतलब ये फिजिक्स क्वांटम का क्या ट्रेट है और इस नाम के पीछे का लॉजिक भी बताइएगा प्लीज। देखिए, आपने दो चीजें पूछी। एक तो आपने पूछा कि फिजिक्स क्वांटम का क्या मीनिंग है, ठीक है, और दूसरा आपने मुझसे पूछा कि भैया रोहित सर आपको क्या लगता है कि आपके पीछे, आपके पर्सनालिटी के पीछे कौन सा ट्रेट है जो आपको ये बताता है। तो पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, फिर मैं फिजिक्स क्वांटम पे आऊँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखो, कंटेंट की एक नॉलेज होना वो तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं कहूं कि अगर आइंस्टाइन पढ़ाने के लिए आएगा तो वो बहुत अच्छा टीचर होगा, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपको अपने लेक्चर को इस तरीके से पुट फॉरवर्ड करना है कि आप उसको बहुत सिंपली पढ़ा सके, ठीक है। तो मैंने जब पढ़ाई भी करी है तो उसको इसी स्टाइल से करिए कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसका मैं रिवीजन कैसे करता था। लोग कहते हैं रिवीजन करो बुक खोल के पढ़ो, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत तरीका है। रिवीजन होता है बुक बंद करके। अगर आप बुक खोल के रिवीजन कर रहे हो तो आप रिवाइज कर ही नहीं रहे हो, आप तो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो रिवीजन का मतलब है आपको बुक बंद करके याद करना है, रिकॉल करना है। रिवीजन के अंदर आप देख रहे हो आप क्या रिकॉल कर पा रहे हो और क्या रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था छत पे, रात का अंधेरा है, छत पे गया, वॉक कर रहा, ठीक है ना, और वॉक करते करते सोचता हूं कि भैया मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर में पहला टॉपिक ये स्टार्ट हुआ, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट बात ये थी, इस टॉपिक के इसका ये फॉर्मूला ये था, और फिर सोचता चला जाता हूं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। दिमाग में अपने आप ही वो लिंकिंग बनती हुई चली जाती है कि भैया इसके बाद ये इसलिए आया, इसके बाद ये इसलिए आया, इसके बाद ये इसलिए आया। मैंने जब पढ़ाई भी करी है वो इस तरीके से ही करी, ठीक है ना। तो मेरे तो दिमाग में पहले से ही वो लिंकिंग थी कि भैया मुझे ये करना है, और इसलिए जब मैं इस इंडस्ट्री में भी आया तो मुझे इस इंडस्ट्री में शायद बहुत जल्दी बहुत सारा प्यार मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो लिंकिंग ही है, वो थॉट प्रोसेस जो मैंने पढ़ते वक्त दिया है, चैप्टर की सीक्वेंसिंग के अंदर, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पर। तो अब बात करते हैं फिजिक्स क्वांटम की। तो फिजिक्स क्वांटम क्या था, मैं बच्चों के लिए एक मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहा था कि जो बच्चों को एक एनर्जी दे, मतलब बच्चों के अंदर एक एनर्जी को फुलफिलमेंट करे। क्या बच्चा ना बहुत अक्सर डिमोटिवेट हो जाता है कि क्या करूं। बच्चा मुझसे अक्सर कहता है कि सर आप पढ़ाते हो सब समझ में आता है पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं हमसे, ठीक है ना। आप यकीन मानिए जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया करता था तो मैं बच्चों को, मतलब जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो शायद कमेंट बॉक्स में भी आकर अगर बता सके कि यस सर ऐसा करते थे, कि मतलब बच्चों को मैं कहता था बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन लगाने हैं, बस कमिटमेंट कर लो अपने साथ, आपको डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन लगाने। एक हफ्ते में आपके 70 क्वेश्चन हो गए, और एक हफ्ते में मैं एक बार आप लोगों की कॉपी चेक करूंगा, और कॉपी के अंदर मैं चेक करता था कितने पन्ने भरे हैं। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू चेक, कितने पन्ने आपने भरे हैं, ठीक है ना। उससे मुझे ये आइडिया होता था कि बच्चे ने कितने क्वेश्चन करे। और आप विश्वास मानिए कि 20-30% बच्चा ही होता था जो ऐसा करता था, 10 क्वेश्चंस पर डे की एवरेज मेंटेन कर पाता था। मतलब बच्चा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता था, डिमोटिवेट होता था, तो उसके अंदर एक एनर्जी भरने की जरूरत थी, ठीक है ना। और मुझे लग रहा था कि एनर्जी कैसे भरी जाए बच्चे के अंदर, तो मैंने कहा बच्चों मैं करूंगा, आप मेरे साथ करो, ठीक है ना। तो मैंने ये एक बीड़ा उठाया कि भैया अपने चैनल के ऊपर मैं एचसी वर्मा के 10 क्वेश्चन प्रतिदिन करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है वो लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं, 70-80 क्वेश्चन जो है मैं कर चुका हूं उसके ऊपर। एक चैप्टर मेरा एचसी वर्मा का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आके कह रहे हैं सर आपकी इस रेगुलरिटी को देखकर, आपकी इस कंसिस्टेंसी को देखकर हमें एनर्जी मिल रही है, अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एनर्जी जो फूकने का मेरा थॉट था बच्चों के अंदर, ठीक है ना, वहां से मैंने कहा कि इसके लिए एप्रोप्रिएट नेम फिजिक्स क्वांटम रहेगा। एक तो फिजिक्स है, दूसरा क्वांटम। क्वांटम क्या है, एनर्जी पैकेट, ये फिजिक्स का एनर्जी पैकेट है, फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स का एनर्जी पैकेट। मैं कहना चाहूंगा पूरे दावे के साथ, ढिशुम पिक्चर आई, उसका एक डायलॉग था, विजय वर्मा बोलते हैं उसको, और वो डायलॉग जो विजय राज बोलते हैं, सॉरी,
वो डायलॉग आपको आपके मतलब यूट्यूब चैनल पे ज़रूर बोलना चाहिए कि ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहाँ शाण पत्ती सिर्फ शाणों पे जचती है। तो नॉट एवरी वन इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, है ना, स्टूडेंट के साथ इतना कनेक्ट डेवलप कर पाना कि एक आप रेगुलर एक प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं और उसके बाद निकल के अपने यूट्यूब के ऊपर भी वो 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई ज़रूरत नहीं है आप जैसे इंसान को, मेरे को लगता है। बट फिर भी अगर आप वो कर रहे हैं तो सर इट विल 100% गोइंग टू पे यू ऑफ इन द लास्ट। ठीक है सर। तो अगला सवाल सर, मैं हाँ सर कुछ कह रहे थे आप? मैं बिल्कुल ये कहता कि मतलब मेरा अभी फिलहाल एम बस इतना ही है कि मैं बच्चों तक पहुंच सकूं और बच्चे मुझको देखें और बच्चे इंस्पायर हों। कि अगर मैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से डेली 1 घंटा निकाल कर ये काम कर सकता हूँ, मुझे 1 घंटा ज्यादा लगता है बिकॉज मुझे रिकॉर्ड भी करना है, फिर उसको प्रोसेस भी करना है, फिर उसके थंबनेल भी बनाने हैं, फिर उसको अपलोड भी करना है। तो आप बैकएंड में समझ सकते हैं कि और बहुत सारे काम रहते हैं और कोई ऐसा तो है नहीं मेरी टीम है, सबको सिंगल हैंडली मुझे ही करना होता है। ठीक है ना। तो मैं कर रहा हूं बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, तो मेरा एम बस इतना है कि बच्चे इससे इंस्पायर हों और बच्चे भी करें, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार क्लास में बच्चों कहता हूं कि बच्चों को ना पढ़ना अच्छा लगता है, करना अच्छा नहीं लगता। सही बात है। अब केवल पढ़ने से फिजिक्स नहीं होने वाला, करने से होगा। एक बुक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर तरीके से अगर कोई बच्चा कर गया, उसका सिलेक्शन सर तय है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, शायद बच्चा भी जानता है। लेकिन उसको इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है कि बेटा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बुक लगाई जा सकती है, की जा सकती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो बस वो करने की कोशिश की। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, करने से होता है। तो रोहित गुप्ता के बारे में हमने सुना कि वो एक अच्छे टीचर हैं, ठीक है। रोहित गुप्ता जी के बारे में हमने सुना कि वो एक एक्स प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, रोहित गुप्ता जी की एक अच्छी फॉलोअरशिप है, ठीक है। लेकिन रोहित गुप्ता असली में कौन है वो आदमी जो, क्या मतलब वो जो बेसिक एक आम आदमी वाली जो कमियां होती हैं वो उसमें है? सुबह लेट से सो के उठना, रात में फोन स्क्रॉल करते करते लेट सोना, है ना, आइसक्रीम के लिए घर वालों से बहस करना, क्या ये सब रोहित गुप्ता में है? या रोहित गुप्ता बिल्कुल एक मतलब फ्रेम्ड इंसान है, भगवान ने बनाया, बस जाओ नीचे फिजिक्स पढ़ाओ, कोई काम नहीं है तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर भी पूरी अच्छे से भर भर के कमियां हैं, ठीक है। जिसको हम नॉर्मली ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करते नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक्चुअली यही जानना चाहते हैं आपसे कि एग्जैक्टली रोहित सर, क्योंकि अगर देखिए सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कई बार मतलब मैंने पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़े शोज रिकॉर्ड किए, और एक बड़े डॉक्टर थी हमारे साथ, और वो फादर ऑफ बेरियोडिक सर्जरी इन इंडिया कहलाते हैं, डॉक्टर संदीप अग्रवाल। वो बड़े सीधे आदमी, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा यार ऑन स्क्रीन तुम कैसे सवाल बोलोगे, एक बार मुझे लिख के दे दो। मैं कहा सर रॉ रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर मैं आपको लिख के दे दूंगा तो आप प्लान करके आओगे, तो फिर आम आदमी को ये कनेक्ट ही नहीं होगा। मेरा स्टूडेंट जो मेरी कैटेगरी, जो मेरी लॉबी, उसको ये कनेक्ट ही नहीं होगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर वो कमियां सर आपसे वो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे, तो सोचेंगे अगर रोहित सर इतना कर सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के सबसे महंगे फैकल्टी हो सकते हैं। ये क्या इंफॉर्मेशन रिवील कर दी सर आपने। तो देखो, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि मतलब एक तो भैया नींद की बहुत गंदी प्रॉब्लम है। ना बदले हैं रफ्ता रफ्ता है जिंदगी, हम इसी सिलसिले में बर्बाद हम भी हैं। मतलब सोना एक बार होता है, लेकिन जब सो गए तो भैया फिर सो गए। अच्छा सर, उठा नहीं जाता है आराम से। जी सर, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि जिस चीज को करने के अंदर मन नहीं लगता ना, वो हम कर ही नहीं पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। हम कर ही नहीं पाते, मतलब उसके लिए कुछ बहुत, मतलब लोग कह लो, कुछ भी कह लो, जिंदगी ने बहुत कुछ धक्के भी खिलाए कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अब आप ये लगाओ कि मतलब मैं एनएसआईटी से पढ़ा, ठीक है ना। एनएसआईटी के बाद मेरी एक कंप्यूटर साइंस के अंदर, मतलब कंप्यूटर फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गया। डेवलपमेंट कर रहा था मैं, 1 साल तक बढ़िया डेवलपमेंट कर रहा था, मन नहीं लग रहा था, राइट सर, ठीक है ना। सबने मना किया मुझको, मेरी फैमिली ने मना किया, मेरे फ्रेंड्स ने मना किया, मेरे मैनेजर ने मना किया कि भैया क्या कर रहे हो, लाइफ सेट है तुम्हारी यहाँ पे, बढ़िया तुम कर रहे हो, कोडिंग अच्छी कर रहे हो, यहाँ से तुम क्या फॉरेन में सेट हो जाओगे, यहाँ चले जाओगे, वहां चले जाओगे, कहाँ कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है ना। बट अपन क्या करना भैया, मन नहीं लग रहा है, कंप्यूटर के सामने बैठ के खड़खड़ करने में मन नहीं लग रहा। राइट सर। एक अंदर से था कि भैया टीचिंग करनी, राइट सर, ठीक है ना। तो सबको सब लोग जो मेरे वेल विशर्स थे, सबने मना किया, लेकिन सर सबको मतलब दरकिनार करके
मैंने ये स्टेप लिया कि भैया मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। राइट। ठीक है, अब इसे कमी कह लीजिए, जिद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसके अंदर आप मेरी। पर जब मैं आया तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव भी साबित हुआ। पॉजिटिव इसलिए साबित हुआ कि मेरे पे इतना प्रेशर था कि भैया कुछ करना है, नहीं करोगे तो भैया बहुत बुरी लग जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो करना तो पड़े। राइट। तो भाई मैंने पहले ही साल में एससी वर्मा उठाई, पूरी एससी वर्मा सॉल्व करी। ठीक है ना, मैंने फिटजी से स्टार्ट किया था अपना करियर। ठीक है, वहां पर गया, वहां पे मैंने पूरी एससी वर्मा सॉल्व करी, इरडोग लगाई, और मतलब रात को बैठ के पढ़ते थे, सुबह जाकर बैच ले लेते थे। मतलब रात को पढ़ना, सुबह क्लास लेना, रात को पढ़ना, सुबह क्लास लेना। ठीक है, और पहले ही साल में 4-4 बैचेस, जिसमें टॉपर बैचेस भी थे मेरे पास, वो सब लिए और अच्छे फीडबैक के साथ लिए। तो मेरे पास इतना प्रेशर था कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है यहाँ पर, और उस प्रेशर के कारण ही मैं शायद बहुत जल्दी इस फील्ड के अंदर ग्रो किया, और बहुत जल्दी जो है मैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच गया और अच्छे लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शायद वो प्रेशर भी था मेरे ऊपर। तो एक बस यही है कि जिस काम में मन नहीं लगता वो कर ही नहीं पाते। भैया मन लग रहा है तो जितना मर्जी काम करा। तो आज उसी के चलते हुए भैया हम यहाँ पर हैं, पढ़ा रहे हैं, मन लग रहा है। 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुड़ के देखा नहीं। पढ़ाते जा रहे हैं। सर आपकी अचानक से इस स्टोरी ने इस शो को, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट लॉबी के लिए डिज़ाइन था, इसको अचानक से ये सर्वोपरि बना दिया है, सबके लिए बना दिया है, सामूहिक बना दिया है। क्योंकि आपको अभी एक फैकल्टी भी देख रहा हो तो वो भी इंस्पायर हो सकता है, एक आम आदमी भी देख रहा हो तो वो भी इंस्पायर हो सकता है कि भाई अगर तुम करने की चाहत रखोगे तो नॉर्मल इंजीनियर से उठकर देश में एक अच्छा नाम बना सकते हो। मेरी ज़िंदगी में सर ऐसा वाकया 2 बार हुआ है। एक बार तब जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में था और बताया गया कॉल पॉल पैरासीटामॉल है ना, पायरेक्सिया, फीवर 98.6 डिग्री से ऊपर होता है वगैरह वगैरह, तो अपने दिमाग में था कि यार जाएंगे करेंगे। सेकेंडली जब 2015 का आईपीएमटी रिकंडक्शन स्कैम हुआ, आप सबको पता है, उसमें मैं काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया, और जब स्टूडेंट से कनेक्ट में आया तो मुझे लगा यार ये बिल्कुल स्वैगर टाइप का है। सिंगर नहीं बन सकते सर, गला बहुत खराब है, बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, तो लगा कि फिर इन्फ्लुएंसिव अप्रोच कैसे आएगी लाइफ में। तो लगा यार किसी को डॉक्टर बना देने से ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। तो एक तो तब था सर। दूसरा, इस लॉकडाउन की जद्दोजहद में और उसके कुछ टाइम पहले अपन एक जगह ज्वाइन हो गए थे ठीक है दूसरा वहां फील हुआ सर कि जैसे आपके पेरेंट्स ने कहा अरे सही तो चल रहा है तो ये छोड़ क्यों रहा है, दोस्तों ने कहा अरे क्या मतलब है अपना, क्या कर रहा है ये सब, तो क्या सब। लेकिन सर आप समझ रहे हो, जहां मन ना लगे स्टूडेंट्स के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है सर। और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना सर, ये बहुत सीधी होनी चाहिए। सिर्फ फौजियों की सीधी नहीं होती, आम इंसान की भी सीधी होती है सर, है ना, किसान की भी सीधी होती है, और किसान के बच्चों की भी सीधी होती है, जो हम और आप कहीं ना कहीं हैं सर। और अपनी बात पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात की सर आपने। एक सर अर्ली लाइफ के बारे में आपसे एक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि कहाँ से शुरू होते हैं आप, मतलब फैमिली में कौन कौन है, फिर टीचर कैसे बने, या टीचर कैसे बने तो आपने बता दिया, फिर कहाँ से इनिशियल पढ़ाई चालू हुई, और कब ये दिमाग में आ गया था कि यार इस स्टेज के बाद तो मैं टीचर बन जाऊंगा कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये आपने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ अरे सर बिल्कुल, थोड़ा समय लेना पड़ेगा मुझे। अरे पूरा टाइम है सर, इसके लिए मैं जहां आपका है जनाब अली। देखो एक्चुअली टीचर की आदत होती है हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना। सर मेरी औकात है, मैं बीच में इंटरप्ट करूं, आपके बच्चे मेरे को ट्रोल करके मार देंगे। आप वाले पहले भी एक जगह पहुंच गए थे, उनको पढ़ाने पूरा टाइम है। देखिए मैं नाम कोई नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई बाद में नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कोई भी, नाम तो हम कभी नहीं ले रहे। अच्छा, आपका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, आप बड़ा अच्छा गाते हैं, क्या नाम था? मेरी टीम कल रिसर्च कर रही थी तो बताइए कि सर हमारा तो बस इतना ही इनिशिएट करना काम था, बाकी समझ तो वो गए ही होंगे। जी सर। तो मैंने चलता हूँ आपको मेरे बचपन में। जी सर। ठीक है, तो बचपन में आप लगाओ कि 8th क्लास तक मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी। जी सर। ठीक है, और वो कहती थी बेटा यहाँ से यहाँ तक याद कर, हाँ, और फिर मुझको सुना। जी सर। मेरे नंबर आते थे 65%, 65%। जी सर। ठीक है, अब 9th क्लास में एक हुई पीटीएम। जी सर। ठीक है ना, और पीटीएम में मेरी जो क्लास टीचर थी, हिंदी की टीचर थी, मिस नूतन नाम था उनका। जी सर।
न्यूटन नहीं नूतन। 1 तो न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। जी तो सर। भाई उसके बाद जो था वो हम पीटीएम में गए। हाँ। ठीक है, तो पीटीएम में नूतन मैम ने कुछ ऐसी बात कह दी तो दिल पे लग गई। जी सर। उन्होंने कह दिया कि भैया ये बच्चा जो कर सकता है ना, कर नहीं रहा है। आज सोचे 9th क्लास का बच्चा है, बैठा है, पेरेंट बैठे हैं सामने, टीचर बैठी है, टीचर बोल रही है कि जो बच्चा कर सकता है ना, कर नहीं रहा है। कर नहीं रहा है। और जिस दिन ये करेगा उस दिन इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या बात है। ठीक है ना, वो दिन था जो मेरी मम्मी ने मुझे आखिरी बार पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कहा मम्मी आप हो जाओ साइड, मैं पढ़ूंगा। राइट। ठीक है ना, तो उस दिन के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, 9th क्लास के अंदर मुझे अपने एग्जैक्ट परसेंटेज तो याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि जो मतलब फर्स्ट टर्म हुआ उसमें मेरे 3rd क्लास में रैंक 3rd आई थी। फिर जब सेकंड टर्म हुआ उसमें मेरी रैंक 2 आई थी, और जब ओवरऑल टर्म हुआ तो मेरी रैंक 1 आई थी। ओह 9th क्लास के अंदर। और 8th क्लास तक मेरी 65% आती थी। और वो बात आप समझ लीजिए किस तरीके से मेरे जहन में लगी होगी, मुझे आज तक याद है। राइट सर। ठीक है ना, 10th क्लास में 86% थे मेरे, और वो अंग्रेजी की वजह से कम रह गए थे, क्योंकि इंग्लिश तो अपनी माशाअल्लाह है ही, बताइए आपको। ठीक है, और 11 था, 12 था, हर जगह जहां पर गए अच्छा ही परफॉर्म किया। और पढ़ने से एक लगाव सा हो गया था। मैं खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लास में मेरा नाम जो था जो बच्चों ने मेरा नाम रखा हुआ था, मेरा नाम रखा था क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्योंकि अपने टीचर्स को इतने क्वेश्चन पूछता था मैं, इतने क्वेश्चन पूछता था मैं कि टीचर परेशान हो जाते थे। और लिटरली मेरे टीचर, स्कूल वाले टीचर थे, वो बोला करते थे तो जरूर अपने कोचिंग से पढ़ के आया है और हमको यहाँ पर आगे तंग कर रहा है, जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन वास्तव में मैं कभी ऐसा नहीं करता था। जो चीज मुझे जेन्युइन डाउट होता था मैं वही पूछता था। ठीक है ना, पर मेरे डाउट ही इतने ज्यादा होते थे। अब मेरे डाउट ऐसे होते थे कि भैया जो सेल है, अब 9th क्लास का बच्चा क्या सोच रहा है कि भैया सेल है, रिमोट पे डाला सेल चल रहा है। ठीक है ना, मैंने सेल को ऐसे पकड़ लिया, मेरे को करंट नहीं लग रहा। ठीक है ना, इस टाइप के डाउट्स मेरे दिन के अंदर आया करते थे। एयर जो है वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, तार जा रही है, करंट हम तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन बादल से बिजली करंट रही है, जमीन तक पहुंच रही है अपने आप, वहां पे कैसे एयर से ट्रैवल कर रही है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मैं गिरा रहता था और मैं अपने टीचर को बहुत परेशान किया करता था। बहुत बढ़िया। मेरा नाम बच्चों ने लिटरली जो था वो क्वेश्चन मार्क ही रख दिया था। फिर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी पड़ी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कि भैया एक टॉपिक पढ़ाना था हमें उसके अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में काफी सारी चीजें जो होती हैं वो 12th 11th की 12th की होती हैं। ठीक है ना, हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हो, 11 12 का ही इसमें काफी हद तक चीजें आ रही है। तो हमारे टीचर ने कहा भैया तुम ये पढ़ के आए हो, तुम पढ़ाओगे इनको एक टॉपिक को। तो एक टॉपिक मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया। ठीक है, वहां जब मैंने पढ़ाया उस टॉपिक को तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया तो टीचर होना चाहिए, क्या जबरदस्त पढ़ाया था। तो वहां से मुझे लगा कि यार सही बात है यार, मेरे में टीचिंग स्किल्स है। फिर जब हम गए आगे और क्या नाम है, जब हमने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया, हमने एक शेल स्क्रिप्टिंग के ऊपर लाइनेक्स करके एक लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर हमने एक अपना कोडिंग पूरी करी। तो उसके बाद क्या था कि आपको अपने मॉड्यूल को प्रेजेंट करना उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने कोडिंग करी, किसी ने मुझे इतना नोटिस नहीं किया कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। पर जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दी तो लोगों ने कहा यार ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल था जो तुमको मिला था, और तुमने इतने अच्छी तरीके से समझा दिया कि पूरी टीम को पहली बार समझ में आया कि मॉड्यूल है क्या। बिल्कुल सही बात है, इतना सिंपल तुमने पुट किया। तो वहां से भी मुझे लगा कि यार मेरा स्किल सेट है कि आई कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन सिंपल मैनर, आई शुड परस्यू दिस। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे करना चाहिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और मुझे डायनेमिक जॉब चाहिए यार। मतलब जहां पर मैं क्लास में जाऊं, बच्चों से इंटरेक्ट करूं, रियल टाइम पे कुछ हो रहा हो। एज नहीं कंप्यूटर सामने बैठने का, कोडिंग में अच्छी कर रहा था, दिमाग है, कोडिंग अच्छी कर रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन एक पीस मन में मिसिंग था कि यार कुछ डायनेमिक होना चाहिए जहां पर मेरा इंगेजमेंट हो बच्चों के साथ, इंगेजमेंट हो चीजों के साथ। तो वो मुझे टीचिंग के अंदर दिखा, अपना स्किल सेट दिखा। और फिजिक्स तो इज अ लव, फिजिक्स तो सर लव है। ठीक है ना, मतलब फिजिक्स तो आप पढ़ने के लिए कहते तो हम पढ़ लेंगे, उसको क्वेश्चन करने के लिए कहते तो क्वेश्चन कर लेंगे उसके। और इस इंडस्ट्री में तो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे कि पूछो ना। सारे बड़े ब्रांड से मैंने काम किया, तो सब पता ही आपको भिजवा देते हैं क्वेश्चन करवा के। AITS आता है, इतने टेस्ट बनते हैं और सब कुछ चलता है। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करे कि भैया करते करते जो है हम अब तो लगता है कि भैया चलो
कुछ भी करा लो, मुझे आपने क्या तो लेगा। काफी टेस्ट पेपर्स और मॉड्यूल्स भी बनाए हैं, मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 काम किया है। जी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। उनके जो मॉड्यूल्स के अंदर लोग बच्चे आजकल क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे द्वारा लिखे गए क्वेश्चन है। आई नो दिस। अब कहीं कहीं Who कहीं पर वो knows better नाम भी than आपके better ऊपर लिखा better than me about this? है। आपकी बगल वाली कुर्सी पे मेरी भी कुर्सी एक दो बार लगी है, आपको याद हो। बट सर ये फिजिक्स सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह। आई बेग टू डिफर। क्योंकि सर हमें अपनी बायो का पलड़ा भी ऊपर रखना है, नहीं हमारी बायो नाराज हो जाएगी। नीट के बच्चों के लिए तो बायो मस्ट। हाँ मैं फिजिक्स का हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ भैया बायो के बिना नहीं होगा। बायो तो आपको 360 में से 340 कम से कम चाहिए। राइट सर, बिल्कुल 50 है, 360 है और अच्छी बात है, राइट सर। ठीक है ना। लेकिन फिजिक्स को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। नहीं फिजिक्स के बिना भी नहीं होगा। जोक्स अपार्ट सर, फिजिक्स के बगैर आप रैंक के बारे में तो नहीं सोच सकते। नहीं सोच सकते। अगर आप सिर्फ ऐसे घिस पिस के किसी मेडिकल कॉलेज के गेट के जस्ट अंदर जाना चाहते हैं, आप चले जाइए। लेकिन एम्स और फिर वीएमएमसी और एमएएमसी और एफएमसी, ये सब सपने आपको फिर देखने नहीं चाहिए। आपको फिर वही कलिंगा में एक कॉलेज मिल गया, वेल्लोर में मिल गया कोई, तो बस उसके सपने आप देख सकते हैं अगर आपके साथ रोहित गुप्ता सर नहीं है तो। नहीं, फिजिक्स जरूरी है, फिजिक्स बहुत। तो सर फिजिक्स पहला प्यार है या आखिरी? आखिरी तो नहीं कह सकते। अरे 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 बच्चों, फ्यूचर फ्यूचर देखो, फिजिसिस्ट वही है जो ये कह नहीं सकता कि भैया फ्यूचर में क्या क्या हो जाए। वो सारी पॉसिबिलिटी को अपना ओपन रख के चलता है। तो ये मैसेज है इस देश की उन अब आप समझ जाएं। मैंने आपको कहा कि मैंने बिस्वा, आप गलत उसके ऊपर मत लगे जाए। जैसे कि मैंने कहा कि भैया मैं बिस्वा को आजकल फॉलो कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कॉमेडी जो है मेरा अगला लव बन जाए। ओह माय गॉड सर, एक पता है एक अब आपने जो है वो तुम्हारे विश्वास की बात करी, तो तुम्हारे विश्वास को हम भी फॉलो करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो क्या पता हम शायरी करने लग जाए। अरे सर, अरे वाह 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 वाह। सर मैं ब्लैक में टिकट खरीद के देखने आऊंगा फिर तो। और ये सारे बच्चे जो यहाँ देख रहे हैं वो भी भाई चैट बॉक्स में बता देना सर को इस बारे में। सर मैं बता रहा हूँ, जॉन एहलिया एक शायर हुए, वैसे तो वो पाकिस्तान से थे, जिसको मैं देश भी नहीं मानता, लेकिन वो वहाँ पैदा हो गए थे, ठीक है, मतलब 100 साल पहले पाकिस्तान नहीं था तब वो वहाँ थे। पाकिस्तान आज है, हो सकता है कल ना हो, ऐसी हरकतें करता रहा तो जॉन एलिया साहब ने एक शायरी लिखी। उन्होंने लिखा कि शायद मैंने कभी किसी को प्यार किया ही नहीं, शायद मैंने कभी किसी को प्यार किया ही नहीं, पर यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। पर यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। तो तो मुझे लगा बोलनी पड़ेगी भाई। तो सर ये आपकी तरफ से है, मैंने ये जो मारी है ये आज आप जाकर लोगों को सुना सकते। सर क्या ये शायरी आप प्रयोग में लाने वाले आने वाले टाइम में? ये तो आप बहुत जगह यूज करेंगे, मुझे पता है। सर देखो, आप कुछ बातें शब्दों में कह देते हो, हम हकीकत में कर देते हैं। अरे यार ये बहुत इपिक था। हम बरसने वालों में से है, गरजने वालों में से नहीं है। ओह माय गॉड। तो मेरे जानकार लोग रोहित सर से थोड़ा सेफ रहें। अच्छा सर, मैं आपको अब आपके बचपन से निकाल के ले आऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यकीन दिलाने वाली बात है। देखिए दुनिया की सारी सीरियस बातें मजाक में ही कही जाती है, मैं समझ सकता हूँ रोहित सर। तो मैं अब आपको आपके बचपने से खींच के आज के प्रेजेंट टाइम में लाऊंगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना के इस महामारी के दौर में, ठीक है, हर तरीके से त्राहिमाम मैंने अभी अपने बहुत करीबी दोस्त को खोया, जिससे मैं शायद 10-15 दिन पहले ही मैं मुलाकात हुई थी, मेरे घर पे उससे मुलाकात हुई थी, हम लोग फ़ोन पे भी बात करते रहते थे। और उनके फादर भी एक अच्छे फैकल्टी, बड़े फैकल्टी हैं, आप शायद उनको जानते भी होंगे। तो वो गुजर गए। अब इस कोरोना के महामारी के दौर में आप जैसा इंसान जो क्लास के अंदर भी होता है और फिर बाहर भी ये तरीके की कहानियाँ सुनता रहता है, हाउ डू यू बैलेंस योर मेंटल स्टेट इन दिस? मतलब घर में बैठना मैं समझ सकता हूँ एक इंसान के तौर पर, अपना काम करना और साथ में ये सब कहानियाँ सुनना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। सो हाउ डू यू मेंटेन, रोहित सर? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ। समय तो बहुत मुश्किल है।
क्योंकि एक तो आपके पास काम का प्रेशर होता है, पर्सनल जिंदगी का प्रेशर होता है, और फिर आपको चारों तरफ से जब ऐसी दुखद घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो आपका मन तो ऑब्वियसली परेशान हुआ ही। राइट सर। ठीक है, एक ही रास्ता है कि अपने आप को काम में डुबाए रखो। बिजी जिंदगी इज अ गुड जिंदगी हम कहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अपने आप को काम में डुबाए रखो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच ही आपको बचाएगी, नेगेटिव सोच से कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं, बढ़ते रहते हैं। हम कहते हैं भैया जो जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, ठीक है, पर जो रह गया उसके बारे में सोचो। जिंदगी तो असली उसकी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में करना है, और उसी को सोच के हम अपना जो है चीजें करते रहते हैं। देखो मेरा तो एम बहुत सिंपल सा रहा, ईमानदारी ही आपको सक्सेस दिलाएगी, बेईमानी आपको कभी सक्सेस दिला ही नहीं सकती। शायद आज मैं यहाँ पर हूं तो मेरी ईमानदारी की वजह से ही, ठीक है ना। तो ईमानदारी, आप जब पढ़ाने उतरते हो ना तो आप बच्चों के प्रति 100% ईमानदार होने चाहिए। अगर आप बच्चों के प्रति 100% ईमानदार हैं तो आपका मन भी लगेगा उस काम के अंदर, ठीक है ना, आपकी आत्मा भी लगेगी उस काम के अंदर, और आपका उसमें नाम भी। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी चीज है। बेईमानी से आप शायद 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन तक चल लोगे, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा दौर आएगा जहां पे ढह जाओ। ईमानदारी से चलोगे बट जिंदगी भर राज करोगे, जिंदगी भर बने बन के रहोगे, और लोगों का इतना प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा कि कहीं से। ठीक है, तो ईमानदारी से काम करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं ऐसी न्यूज से, न्यूज चैनल थोड़ा कम देखते हैं, पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना, और बस लगे रहते हैं, यही करते हैं। न्यूज चैनल से अपने आप को दूर रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। न्यूज चैनल से तो सर देखो दूर रखना चाहिए, मैं भी रखता हूँ अपने आप को। मतलब जो रियलिटी जो है, किसी एक आदमी ने मेरे पास से 2-3 साल पहले ये बात कही थी कि तुम ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में तकरार देख रहे हो, टीवी बंद कर दो, सब शांत हो जाएगा। और ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव चीज़ थी जो मेरे को अब रियलाइज़ होती है कोरोना के इस दौर पे। मैं पिछले 7-8 दिनों से शायद टीवी बिल्कुल नहीं देखा हूँ, अगर देखा भी हूँ तो वो भी यूट्यूब टीवी के ऊपर ही लगा कर उस पर म्यूज़िक चैनल पर सर 1-2 गाने सुन लेता हूँ। और आज सुबह मेरे फ़ोन पे एक अपडेट आया कि कोरोना केसेस इज़ नाउ 2.40 लैक्स, और डेथ रेट तकरीबन उसी के आसपास है, 4000 के आसपास ही। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे लगा ही नहीं पिछले 7 दिनों में कि क्या सिचुएशन दुनिया में चल रही थी। हालांकि मैं अपने लोगों से ज़रूर कनेक्टेड रहता हूँ। सर एक और चीज़, एक बढ़िया सवाल है, मेरे दिमाग में भी जस्ट आया, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, वो ये कि सर आप ये बताइए कि क्या आप अपने स्टूडेंट से चैट्स भी करते हैं सर? पर्सनली ये मैसेज आ गया सर, बहुत दुखी हूँ सर। रेयर ऑफ द रेयर, इतना समय ही नहीं मिल पाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जहां पर भी आप अपना सोशल अकाउंट बनाते हो, वहां पे इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आपको मिलती हैं, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम बनाया तो आज मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे 7-8 हजार जो है फॉलोअर्स हैं, और इतने मैसेजेस मेरे को मिलते हैं कि मैं सबका रिस्पॉन्ड कर नहीं सकता। लेकिन जब भी समय मिलता है, जहां जहां पर मैं, अगर मुझे लगता है कि इस बच्चे का जेन्युइन कंसर्न है, आई शुड रिस्पॉन्ड टू हिम, तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाई, उसमें से बच्चों ने कुछ अपनी क्वेरीज लिखी, इफ मुझे लगता है कि यार मैं इसको फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, आई यूज टू रिस्पॉन्ड। बट मैं डेडिकेटेडली बैठ कर वो सारे काम नहीं कर सकता हूँ, रीजन बीइंग इतना समय ही मेरे पास नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू डू मोर कंस्ट्रक्टिव थिंग्स इन दोस टाइम्स, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कनेक्ट करना चाहते हैं, जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं उनके, जहां तक हम रिजॉल्व कर पाते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि यार ये तकलीफ है या वो तकलीफ है, और उसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़े बहुत मैं इसलिए भी पढ़ता हूँ बिकॉज दैट इज द फीडबैक दैट आई वांट टू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। बच्चे मुझे बताते हैं कि सर देखो आपको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, आपको यार ये तकलीफ है, या हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, रिस्पॉन्ड ना भी करें तो हम उसको सोचते जरूर है कि अरे बच्चे ने ये बात कही है तो हम किस तरीके से उसका कंसर्न जो है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो आपकी फ्रीक्वेंसी हर किसी से मिल नहीं सकती, बिल्कुल सर, ठीक है ना। एक इंसान की फ्रीक्वेंसी हर किसी से नहीं मिल सकती, बिल्कुल, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करके पढ़ा सको, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप सब फीडबैक ले सको बच्चों से। हाँ। तो उसके लिए मैं पढ़ता रहता हूँ, जहां पे मुझे जरूरत लगती है मैं वहां पे रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ। हाँ। सबको कर देता हूँ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वरना बच्चे कमेंट में बता देंगे सबको नहीं करते। तो जहां पर मेरी कोशिश हो, जहां मेरी नजर गई, मुझे लगा कि ये बच्चे का जेन्युइन कंसर्न है, मैं कुछ उसमें हेल्प कर सकता हूं, तो आई ट्राई टू डू दैट। रील्स देखते हैं आप इंस्टाग्राम पे?
कुछ समय पहले आपने कहा था सर आपकी क्या मतलब ऐसी कमियां या खामियां या तो कुछ आपके जिंदगी तो में उसमें से है। एक है। तो उसमें से जो डिस्ट्रैक्शन है, हाँ देखो अब जब से मतलब ऑनलाइन की दुनिया में आए हो, पहले तो मेरे पास इंस्टाग्राम भी नहीं था। हाँ, मैंने दो मैंने तीन कल ही महीने आपको फॉलो किया है सर। मैंने अभी 2 महीने पहले ही इंस्टाग्राम बनाया है, ठीक है हाँ ना। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं, देखते हैं, सब लोग कह रहे हैं बना लेते हैं, कि सारे बच्चे कह रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं बच्चे, मतलब बना लेते हैं, हाँ ठीक है ना। तो मैंने उसको बनाया, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जब आप उस पर जाते हो, कुछ बच्चों को पढ़ने ही जाते हो, तो हाँ। कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो आपको खुद भी मालूम नहीं पड़ता। चलते चले जाते हो, चलते चले जाते हो, चलते चले मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। जाते हो। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो गई, बच्चे ने कहा कि भैया हंस लिया तो बंद कर दे बारिश। तो बच्चे भी एक से एक क्रिएटिविटी दिखाते हैं। राइट सर। अरे सर, मतलब मैं सिर्फ 2-4 मिनट के लिए रील्स देखने जाता हूँ, ये 2-3 घंटे कब पास हो जाते हैं पता नहीं चलता सर। मुझे लगता है वहां पर कुछ स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी लगती है, लगती है सर। समय जो है वो एकदम से गायब सा हो जाता है वहां अब वो पर। आप जैसे फिजिसिस्ट ही वहां पर कुछ कर सकते हैं सर, हमसे तो बिल्कुल। होने से रहा। हमसे तो जब आदमी बीमार होकर आएगा तो हम कुछ उस पर ध्यान कर सकते हैं, उस पर कुछ दिमाग लगा सकते हैं, बाकी बस का नहीं है। तो सर, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जैसा कि ये ठीक शो है। जैसे कि ये शो 50-55 मिनट का होता है, तो टाइम बहुत कम बचा है, ये देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है कि अब सर चले जाएंगे यार, फिर ये बातें कहाँ हम लोग इतना रेगुलर साथ बैठ पाते हैं। साथ तो बहुत टाइम के बाद बैठ रहे होंगे। पर एक अच्छी बात जो आपके बारे में मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को पता लगे, आज आप रोहित गुप्ता सर, और ये मैं चाहता हूँ जो टीचर्स भी इस वीडियो को देखें और पक्का देखने आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, कुछ तो रोहित सर की वजह। और कुछ मैं ऐसा खबरों में रहता हूँ, फिर फिसली अभिनव त्रिपाठी की जुबान। क्लास में ये क्या कह बैठे। तो मैं उन टीचर से भी कहना चाहता हूँ कि आज आप रोहित सर के पीछे ये 11,000 की फॉलोइंग यूट्यूब की, 7-8 हज़ार की इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग, और बहुत सारी फॉलोइंग वो जहाँ पढ़ाते हैं, दुनिया जानती है कि वहाँ पे कितनी फॉलोअरशिप है। और अच्छी बात भी है, मैं सपोर्ट करता हूँ आपका जो इनिशिएटिव है जिस पे आप काम करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहित गुप्ता सर ने मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों को भी पढ़ाया सर, प्रीत विहार वाली ब्रांच पे। मैंने देखा है कि रोहित सर 3 बच्चे भी, 4 बच्चे भी क्लास में होते थे तो वो उतना ही पोटेंशियल के साथ पूरी क्लास लेते थे, और ऐसा करने वाले बहुत कम फैकल्टीज होते थे। आपके साथ जिन लोगों का लेक्चर लगता था रोहित सर, मैं देखता था कि वो बचने की कोशिश करते थे कि यार 3 बच्चे ही तो हैं, इनको भगा दो। इनको भगा दो सालो। ये 3 भी क्या कर लेंगे। लेकिन वो 3 बच्चों के अंदर भी आप वो इतना अच्छा इनपुट डालते थे, तो मुझे तो कहीं ना कहीं तभी ये पता था सर कि आपके अंदर ट्रेट अच्छा है। लेकिन अब ये आइडिया उस टाइम पे लगा पाना बड़ा मुश्किल था कि कभी ऐसे सोशल मीडिया का ज़माना होगा और यूट्यूब इतना इन्फ्लुएंस में आएगा। कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें इतनी होंगी, और जो हुआ वो बहुत अच्छा भी हुआ सर, है ना, घर अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन सर उस टाइम पे ऐसा कभी लगता था कि यार ये 3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किधर फ्यूचर है अपना, IIT करके आया हूँ मैं, ये साले 3 जमूरे। ऐसा लगता नहीं था सर। मतलब अब देखो, हाँ, मुझे ऐसा था कि ये कहीं मेरा समय जो है ना वो केवल इन 3 बच्चों पे गया। अगर यहीं पर ये 3 ना होकर 30,000 होते या 3 लाख होते, तो यही कंटेंट और यही एनर्जी से कितने बच्चों का फायदा होता। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ईमानदार बच्चा अगर 3 भी बैठा है तो मुझे तो वही पढ़ाना है, वैसे ही एनर्जी उतनी ही डालनी, मैं तो डालूंगा। लेकिन अंदर एक ये होता था कि यार क्या मेरा टैलेंट केवल इतने ही लोगों तक सीमित रहेगा, क्या मेरी टीचिंग या मेरा कंटेंट इतने लोगों तक ही सीमित रहेगा। मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि हाँ मैं बहुत बड़े मासेस तक पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन तब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास था, ठीक है ना। यूट्यूब था, लेकिन घर भी चलाना होता है, आपको बताइए, ठीक है ना, तो फैमिली तो फर्स्ट है ही, आपको बताइए। तो भाई उस टाइम पे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही हमें पढ़ाना पड़ता था, वहीं पर जाते थे, वहां पर अब वो हमसे 2 बच्चे देते थे या 4 बच्चे देते थे या 10 बच्चे थे। अब वो बच्चे की गलती नहीं है कि वहां पर संख्या 2 है कि 3 है। और मैं बाकी फैकल्टीज के बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो अपना फुल 100%। मैं ये लर्नर्स और बिगनर्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी का उड़ जाए तो कोई बात भी नहीं। लेकिन मैं बहुत, मतलब सर मैं आपकी तरह इतना हम्बल नहीं हूँ। मैं बात बहुत क्लियर करता हूँ, क्योंकि सर देखो क्या है कि मेरे पास एक मतलब रिलेटिव है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए बोला कि सर आप इसको फैकल्टी बनाओ। मैंने उससे 3-4 दिन बात की, मैं कहा सर इसके बस का नहीं है, वो नहीं बन सकता फैकल्टी। इसलिए नहीं कि वो मेरा रिलेटिव है, इसलिए कि मैं
ट्रेड देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इससे ये हो जाए। मैं कहा भाई कुछ और काम करो, घर चलाना है तो, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में कितनों का घर खराब होगा, ये भी बात आप समझो। अभी मैंने बहुत नया नया यूट्यूब बनाया तो मुझे लोगों ने कहा यार तुम्हारे पास व्यूवरशिप नहीं आ रही। अरे मैंने कहा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी आ रहे हैं पढ़ाएंगे, जैसे आप वाली बात है 10 भी आ रहे हैं तो बहुत कम रही इनिशियली, अभी भी बहुत कम ही है आपके कंपैरिजन में तो, लेकिन ठीक ठाक हो गई है अब तो। लेकिन जब शुरू किया था तो बहुत कम थी। तो लोगों ने कहा कि यार टीचर्स ने, बड़े टीचर्स ने कहा, बच्चों की तो बात छोड़िए, टीचर्स ने कहा कि यार ऐसे कैसे सरवाइव करोगे। मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है, सरवाइव क्या करना है इसमें, पढ़ा रहे हैं, वो जितने लोगों को अच्छा लग रहा है आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा तो 1 साल बाद हो सकता है सिचुएशन कुछ और हो। तो रोहित सर ये बात आपने बहुत सही कही। आज तो मैं विजन देख पाता हूँ कि 1 साल बाद इसमें बहुत सारी भीड़ आ जाएगी अगर ऐसे ही चलते रहे तो। लेकिन आपके टाइम पे, मतलब आपके टाइम पे और मेरा टाइम एक ही था, मैं आपको बुजुर्ग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे जब हम लोग करते थे तो मतलब कोई विजन भी नहीं होता था यार कि ये 3 से कहाँ 3 लाख होंगे। मतलब मैंने और आपने तो कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ये 3 से 3 लाख हो जाएंगे। सच्चाई बताऊं तो मेरा एक बड़ा बिगर एम है। हाँ। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है एक चीज, ये और मैं निकलवा रहा हूँ लेकिन एक मेरा बड़ा बिगर एम है लाइफ के साथ। मतलब चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। अरे सर प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए नॉकआउट पर पहली बार ये यही सर नॉकआउट। देखिए आप इस थीम को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बातें हैं, ये बच्चों को नॉकआउट करने वाली है कि ये है ना हमारा आदमी जी सर। देखो एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसमें बहुत फ्लॉज है, बहुत फ्लॉज है, ठीक है ना। और वो फ्लॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नहीं है, राइट सर, हाँ बायो के, राइट, वो तो काफी अच्छी पढ़ाई जा रही है, राइट, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहे स्कूल पढ़ा रहा है, चाहे कोचिंग में पढ़ाई जा रही है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। राइट, उसमें पढ़ाने के लिए आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग, जी सर। लेकिन आप मुझे बताइए कि लाइफ में जीने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए? बिल्कुल सर चाहिए। मेरे हिसाब से लाइफ में जीने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपके पास आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या है। एग्रीड सर। लोगों को लॉ पता ही नहीं है, लोगों को संविधान नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है सर। लोगों को ये नहीं पता है कि उनके 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 जो जिंदगी वो जीते हैं उससे उनकी जिंदगी कहाँ पहुंचेगी, मतलब किस तरह के लाइफस्टाइल उनको देना चाहिए। बिल्कुल। उन लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने का तरीका क्या है। बिल्कुल सर। इसलिए घर में डायबिटीज हो जाए ना, उसके बाद जाके वो सर्च करना शुरू करता है डायबिटीज के बारे में क्या है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ये रोजमर्रा की चीजें हैं, एक लॉ के बारे में, एक क्या नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लोग इतने इलिटरेट होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, लोग इतने इलिटरेट होते हैं, वो बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना नहीं आता है सर। बिल्कुल सही बात है। और वो बड़े उसको बहुत चाव से बताते हैं कि ये मेरा काम थोड़ी है मतलब क्या मतलब अपनी आईटीआर खुद नहीं भर सकते हो? नहीं भर सकते हैं सर, नहीं भर सकते। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फाइनेंशियल इलिटरेसी है सर, फाइनेंशियल इलिटरेसी है ये। लोगों के पास इतने लिटरेसी नहीं है कि वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सके। राइट। और हमारी एजुकेशन सिस्टम कहता है एंटरप्रेन्योर बनो। अरे कहां से बने, कहां से बने? हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उलझे रह गए, एंटरप्रेन्योर कैसे? और सर सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मेरी हमेशा से लड़ाई रही है कि आज की डेट में कोई किसी भी वजह से अगर थोड़ा सा अमीर हो जाए या उसको ठीक ठाक पैसा आ जाए तो वो सोसाइटी की निगेटिव कैटेगरी में आ जाता है, कह रहे ये तो पैसे वाला है और ये बेचारा गरीब है तो गरीब जो है उसे बेचारा बना दिया गया है, जबकि ये नहीं पता कि गरीब की जो गरीबी है वो इसी फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सर। अगर ये कोई भी एक इंसान जिसको फाइनेंशियल चीज़ों की समझ हो, आप देखिए ना वो बनिया का लड़का, ठीक है, जो अपने गल्ले पे बैठता है, उसको दुनिया का कुछ पता ना हो लेकिन उसको फाइनेंशियल समझ होती है सर कि मैं क्या करूं कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। सिंपल बात है, व्हाट आई हैव टू डू टू मेक माई लिविंग गुड एंड फॉर माई फैमिली इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट सर। तो ये जो आपने बात की है ना सर, ये मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को समझ होनी चाहिए। और भारत जो विकासशील है वो विकास तभी कर पाएगा कंप्लीटली, वो प्रगतिशील से हटकर प्रगति को तभी अटेन कर पाएगा जब ये फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी और अमीर जो है वो नकारा और गरीब बेचारा होना बंद होगा। इनफैक्ट हमें इसको रिवर्स करके देखना चाहिए कि गरीब है तो तू क्यों है भाई, तू क्यों नहीं अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा। ये बहुत सही बात कही है सर आपने।
देखो, मैं अमीर और गरीब के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर जितना जरूरी एक इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए गरीब है, उतना ही जरूरी अमीर भी है। राइट, राइट अमीर तो गरीब को जॉब देगा, नौकरी देगा, राइट सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा। एग्जैक्टली, अगर अमीर ही ना हो राइट सर, तो गरीब तो और गरीब होता चला जाए, बिल्कुल सही बात है सर, सिस्टम तो ढह जाए। बिल्कुल तो सर, सिस्टम के अंदर एक अमीर जो कि एक बिजनेस सेटअप करे, उसमें राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करे, सर, नीचे के लोगों को स्किल्ड बनाए राइट और फिर उसको सिस्टम में लेकर आए, राइट ये जरूरी है। हाँ, लेकिन गरीब लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर गरीब कोई काम करता है तो उसको उसकी ईमानदारी का भत्ता मिलना चाहिए, राइट सर, तब जाके सिस्टम जो है वो आइडियल होगा और सिस्टम चलेगा, अमीर से लेकर गरीब तक चीजों का फ्लो होगा और इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम सारी की सारी करप्शन के अंदर है और जो मिडल मैन जो कर कुछ नहीं रहे लेकिन पैसा ले रहे हैं उनके अंदर है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, जो मेहनत कर रहा है उस तक उसका मेहनताना पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। अब किसान मेहनत करे और किसान को पैसा ना मिले, राइट, इससे बड़े दुख की बात कुछ और इससे बड़े कोई दुख की बात नहीं हो सकती। ये सर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और मुझे सर इस शो के माध्यम से मुझे एक अभी बहुत पॉजिटिव होप डेवलप हुई कि मेरा भी एक थॉट प्रोसेस रहा है कि हम फैकल्टीज लोग अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये सोशल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं कर पाते सर। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से इस इशू को उठा रहे हैं, ये मेरे हर शो में लास्ट में एक क्वेश्चन होने वाला है जिससे मैं ये समझ पाऊंगा कि जो सामने बैठा वाला फैकल्टी है उसको कितनी समझ है अपने सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में। और सर दैट इज वेयर वी बिकम रियल इंडियन सर। बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप पॉपुलर होते जा रहे हो तो आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। राइट सर। और आपको कोई भी बात जो आपको कहनी चाहिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबली कहनी चाहिए। राइट सर। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा मुद्दे हैं तो आपको उनको उठाने से हटना नहीं चाहिए, नहीं हटना चाहिए। आपको मुद्दे उठाने चाहिए और खुल के उनके बारे में कहना चाहिए। बिल्कुल तो सर। अब आप उस जगह पर हो जहां पर आप लोगों तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल सर। ठीक है ना, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबल पावर है जो आप कह सकते हो कि आपके हाथ में आती है। और उसमें आप अगर गलत गाइड कर दोगे किसी को तो बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो सकती है। अनडाउटेडली सर। एक गाइडेंस करनी बहुत जरूरी है। तो एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव मेरा है कि भाई मैं लोगों के अंदर वो बेसिक नॉलेज भी पैदा करना चाहता हूं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पैदा नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने अंदर। और अगर वो नहीं कर रहा है तो हम जैसे लोगों को सर आगे बढ़ने को करना पड़ेगा। मैं आपको भी सर निमंत्रण देता हूँ इस चीज के अंदर कि भाई आप जैसे लोगों को भी इस चीज का बीड़ा उठाना चाहिए और लोगों तक को एजुकेशन पहुंचानी चाहिए, वो बेसिक चीजों की एजुकेशन पहुंचानी चाहिए। इससे बहुत सिंपल सी बात है, आप एक डॉक्टर मतलब MBBS हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि जो रोजमर्रा की तकलीफ होती है, जो लोग गुजरते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, क्या आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, स्ट्रेस से प्रॉब्लम क्या होगी, लोगों को पता तो हो। आज लोग अंधाधुंध काम कर रहे हैं और कितने लोग स्ट्रेस के अंदर आ रहे हैं, कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है। तो पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, बीपी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। कितने लोगों को मतलब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, मतलब हर घर के अंदर आप देखो कि आज किसी कोई ना कोई डायबिटिक है, कोई ना कोई बीपी की। हम कहाँ पहुंच चुके हैं सर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जनरल एजुकेशन अमंग द पीपल। और मैं इन रियलिटी बोलता हूँ सर, मुझे दुख होता है जब चटपटी खबरें जो है न्यूज बनती है और ऐसी एजुकेशन की बातें जो है वो बैठ ही रह जाती है। बिल्कुल सर, दुख होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे दुख होता है इन चीजों का। मतलब मैं क्लास में कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ा कर आता हूँ तो वो क्लास के बाहर नहीं निकलता, वो क्लास के अंदर रह जाता है। बिल्कुल सर। और कुछ अगर मैंने शेर शायरी चुटकुला मार दिया तो वो पूरे भारत में जो है वो घूम रहा होता है, घूम रहा हूँ। सर मैं इसमें आपका पहली चीज़ तो मैं आपका निमंत्रण पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँ जो शायद आपको जान के बहुत हर्ष और उल्लास होगा कि इससे पहले मैं जिस प्लेटफॉर्म के लिए अपना टाइम ख़राब कर चुका हूँ, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसके ऊपर मैं एक शो लेकर आया था सर जिसका शीर्षक मैं एकदम एग्जैक्टली तो मिस कर रहा हूँ, पर उसका टारगेट यही था बिहाइंड द सीन, जहाँ पर हमने हिंदुस्तान के बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू किया इसी एम को लेकर कि आम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे कि भाई इनके पास भी कोई बहुत सींग नहीं लगी होती और डॉक्टर बनने के लिए ये अप्रोच बिल्कुल कॉमन होनी चाहिए कि आप सोसाइटी के लिए वाकई सर्व करना चाहते हो। बाकी लग्जरी गाड़ियां, पैसे, वो क्या होता है ना सर कि आप क्या है कि एक मंजिल की तरफ जा रहे हो
और आप पहले से ही सोच लो मंजिल में पहुंचने के बाद क्या मिलेगा। एक्चुअली हमें जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। मंजिल पे पहुंचने के बाद तो हो सकता है कि उसके पिटारे में अच्छे अच्छे शेप कश्मीरी वाले पड़े हों, है ना, और पता नहीं क्या क्या उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, क्या गिफ्ट वाउचर उसके अंदर हो, वो सेकेंडरी है। लेकिन जो जर्नी है, जो बेसिक एम है कि डॉक्टर बनना है और उसके बाद लोगों को सर्व करना है, उसके बाद आप 5 लाख की हाथ में घड़ी पहन के सर्व करो, 50 लाख की गाड़ी से उतर के सर्व करो, या 1 करोड़ का केबिन खोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यू ट्रीट योर पेशेंट, राइट सर। तो ये जो आपकी बात है कि आम जनरल नॉलेज, और इस पे सर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे आपकी बात है कि इस पे आप वीडियो आज बना दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग सोसाइटी में देखना नहीं चाह रहे, इसलिए जो लोग कर भी रहे हैं ना सर, उनका भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है। और आपको पता ही है जिस तरीके से आजकल पीआर एजेंसीज एक्टिव हैं, जिसकी वजह से मैंने खुद अपना प्लेटफॉर्म अलग सेपरेट किया कि नहीं यार उधर नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ तो व्यूज़ के ऊपर, वहाँ तो आप किसी की बुराई कर दीजिए तो वो चलेगा, लेकिन अगर आपने कहीं कोई जेन्युइन बात कर दी कि यार जो बीपी का जो पेशेंट है या जो डायबिटिक पेशेंट है उसको कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए, आप इस पे एक वीडियो आज रिकॉर्ड करके दे दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उतनी पॉपुलर नहीं होगी जितना आपका शोर और आपकी शायरियाँ, जिसे कहते हैं शायरियाँ भी अब शोर बन गई हैं इसी वजह से। सर पर मुझे लगता है कि अगर आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान किसानी करने उतरेगा जी सर, तो बहुत जबरदस्त कुछ ना कुछ इनोवेशन करेगा। एग्रीड सर, एग्रीड। ठीक है ना। तो अगर आप जैसे इंसान जो है वो कुछ इस फील्ड में आकर भी कुछ करेगा तो आपका जैसा इंसान ढूंढ लेगा कि आम इंसान तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। नहीं सर, आपने ये जो आज मेरे को ये गाइडेंस दी है, मैं आज आपको ये भरे चैनल के ऊपर बोल रहा हूँ, कम से कम 2 वीडियो मैं आपको बना के डेडिकेट जरूर करूँगा इसके ऊपर, और आम जन तक पहुँचने की पूरी कोशिश होगी सर। और इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि मुझे 18+ से बहुत उम्मीद है। ये 18 के आसपास की उम्र के जो लड़के होते हैं, 16 से बेसिकली चालू होते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, इनके अंदर बड़ी चेतना है, इनके अंदर बड़ी सामाजिक चेतना है, जो मैं देखता हूँ 30-35 साल के लड़कों के अंदर नहीं है, जो बस वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में लगे हुए हैं, किसी एक को हीरो मान बैठे हैं, किसी एक की बुराई कर रहे हैं। दोनों ही गलत है। जो एक को हीरो मान बैठे हैं वो भी, जो दूसरे की बुराई कर रहे हैं वो भी, दोनों ही गलत है। और इन सब चीज़ों से इतर हट के जो लॉजिकल अप्रोच के साथ जो हमारा यूथ जो अभी बन रहा है यूथ, वो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ सर, जो बेसिकली हमारी ऑडियंस है। तो वही एजुकेशन है, ग्रूमिंग है, किस तरीके से ग्रूमिंग हो रही है लोगों की, ठीक है। और आज के टाइम में आपको पता है मीडिया भी कंट्रोल्ड ही है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं लोग और उनके पूरी विचारधारा ही जो है वो ऊपर से गाइड हो रही है, ऊपर से गाइड। तो अगर आपको वास्तविकता, हम लोग शायद फिर भी एक कह सकते हैं कि अपना थॉट प्रोसेस लेके, अपने विचार लेके सामने इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि अभी भी हम उतने शिकार नहीं है इस कि हम थोड़े से पुराने लोग हो गए अब, ठीक है ना। आपके बारे में तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हम तो भी थोड़ा पुराने लोग हो चुके हैं, ठीक है। हमारे जमाने में तो हम कॉलेज निकल गए थे, उसके बाद जाकर हमें फोन मिला था, ठीक है ना, और कमाना शुरू किया था, उसके बाद जाकर हम लोगों ने कहीं पर स्मार्टफोन लेना शुरू किया था, ठीक है ना। और फिर काम में इतना उलझ गए कि हमारे पास इतना समय ही नहीं बचा कि भैया हम जो है इधर उधर की बातों में पढ़े कि क्या करें, ठीक है ना। तो शायद हम थोड़ा बचे हुए हैं और इसलिए एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस रखते हैं, राइट सर, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में जो स्टार्टिंग से ही बस केवल मीडिया देख रहा है तो उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, राइट सर। जो आर्ग्यूमेंट भी आपको दे रहा है ना, वो उसका आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, वो उसका आया है, वो आगे आगे बोल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। न्यूज क्या है, मतलब कौन सी न्यूज को कहाँ पे कॉपी पेस्ट करके क्या बुलवाया जा रहा है, आपको ये बताओ, राइट सर, ठीक है ना। क्योंकि आप तो भैया जान नहीं सकते कि आज की ताजा न्यूज है कि भैया कौन सी न्यूज है। आज कुछ हुआ और पुराने कोई न्यूज को बोल सके कि आज हुआ है और आप उसको आज का ही मान के जो है बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपको इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा समाज में बहुत कचरा है, उसमें से आपको कीमती समाज को चुनना है और बहुत ध्यान से चुनना है, और समाज का खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना है सर। ये बहुत जिम्मेदारी की यही है जब आप अच्छे से लॉजिकली प्रॉपरली चीजों को चुन सकें, ठीक है। भैया इतने सारी चीजों से मुझको ये चीज देखनी है और ये चीज नहीं देखनी है, वरना तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और चलते चले जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। रोहित सर आप इस शो पे आए, मतलब मैं एकदम बिल्कुल, आपने एनर्जी डबल कर दी सर, समझ रहे। शो के पहले जितना मुझे एंटरटेन किया था मेरी मैंगो आइसक्रीम ने उससे ज़्यादा आपने एंटरटेन किया है सर। आपकी जो बातें हैं, जो वैल्यूएबल टॉक्स है, मुझे उम्मीद कर, मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हूँ कि मेरा नॉकआउट का जो पहला शो है वो बिल्कुल हिट होने वाला है, क्योंकि बच्चे इसे बहुत पसंद करने वाले हैं, खासतौर से आपके व्यक्तित्व को, आपके नेचर को। और टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है सर। आज से 10 साल पहले वो लोग टीचर बनते थे जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते थे, और आज वो टीचर बनते हैं
जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और उसके बाद भी वो क्लास में मार्कर लेकर खड़े होना उचित समझते हैं। और आप जैसे लोग जब तक सोसाइटी में हैं सर, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स का जो करियर है बहुत सेफ हैंड्स में है। और अपार्ट फ्रॉम ये इंस्टीट्यूशंस लाइन और ये सबसे ऊपर उठकर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसा टीचर अगर सोसाइटी में और रेप्लिका इसके पैदा हों, और जो आपको देखकर ऑब्वियस सी बात है पैदा होंगे, तो उसके पीछे जो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, जो हार्डवर्क चाहिए, और उसके बाद वो जो स्क्रीन पे दिखता है ना, पहले के टाइम पे सिर्फ एक्टर्स ही इतनी मेहनत करके आते थे, और आज की डेट में एक्टर्स को तो एनसीबी वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो समाज के नए हीरो बन चुके हैं, बहुत बहुत बधाई और साधुवाद सर कि आप सोसाइटी के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं। लास्ट में सर कुछ क्लोजिंग लाइन आप कहना चाहेंगे जाने से पहले? सिंघम मूवी का एक डायलॉग है, वाह, भैया मेरी जरूरतें कम है, हाँ, इसलिए मेरे जमीन में दम है। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह वाह, जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। ठीक है, तो भैया सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोचते रहो, अच्छा करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो, इस यही जीवन है, कट जाएगा ऐसे करते करते। राइट सर, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 3-4 महीनों में हम आपके साथ पार्ट 2 भी करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है पर्सनली एज अ टीचर भी, कि यार कुछ चीज़ें हैं जो रोहित सर से यहाँ पे सीखी जा सकती हैं और अपनी क्लास को और बेहतर बनाई जा सकती है, और एज अ इंसान भी आप बेहतर बन सकते हैं। मैं स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी मेहनत के साथ ऐसे ही ईमानदारी से पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। और आपके पास रोहित गुप्ता सर जैसे टीचर्स हैं जो फिजिक्स क्वांटम यूट्यूब चैनल बनाकर भी लोगों को धमाका मचा रहे हैं, और जहाँ हैं वहाँ तो आग लगाई रखे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून गाइज। Please do not forget to like, subscribe this particular channel, which is Abhinav Tripthi. Jai Hind sir. जय हिंद।